हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट 6 पर। फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 का कुछ टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, तो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप लोगों को वीडियो पूरा वहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड, टोटल एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम्स, वेंटुरी मीटर और इट्स यूज मतलब इसका उपयोग, और फिश प्लेट एंड और फिश मीटर और पिटाट ट्यूब, या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक लगभग एसएससी जेई पे ट्रिपल एससी जेई आरआरबी जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अगर अच्छे से और पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस, आप सब्जेक्ट का पूरे वीडियो आप अच्छे से शुरू से अंत तक देख लेंगे, 2 दिन पहले फ्रेंड्स पूरी पढ़ाई आपकी अच्छे से रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक दिया है बहुत सटीक आंसर है। आप एक बार देख लेंगे तो आप सही करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसा कुछ फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट किया था पीडीएफ के लिए और बुक के लिए, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे पीडीएफ और बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव ऊर्जाएँ अर्थात एनर्जीज ऑफ लिक्विड। किसी प्रवाहित द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएँ होती है, अर्थात कहीं भी कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं। पहला क्या होगा, देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्थैतिक ऊर्जा मतलब स्टैटिक एनर्जी, इसको जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी v²/2g। तीसरा दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी P/ρg। फ्रेंड्स, एक एक का टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं, खैर यहाँ पर आप लोग सटीक ये आंसर याद कर लेंगे, 100% करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं संपूर्ण ऊर्जा। पहला देखते हैं संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है, टोटल एनर्जी, अर्थात इन तीनों ऊर्जाओं को अगर जोड़ देंगे स्थैतिक, गतिज और दाब ऊर्जा को, तो संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगी। तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा बराबर देख रहे हैं स्थैतिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, तो ये संपूर्ण हो जाएगा, या संपूर्ण, इसी को संपूर्ण शीर्ष भी बोलेंगे। देखते हैं, यदि तीनों ऊर्जाओं प्रकार की ऊर्जाओं को द्रव के शीर्ष में बदल दिया जाए तो इन तीनों शीर्षों का योगफल संपूर्ण शीर्ष होता है। अर्थात ये ऊर्जाएं जो दाब एनर्जी, स्थैतिक, गतिज और दाब ऊर्जा है, इन तीनों को शीर्ष में बदल दिया जाए तो यही क्या होंगे, संपूर्ण शीर्ष हो जाएंगे। तो संपूर्ण शीर्ष देखते हैं, यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्थैतिक शीर्ष प्लस गतिज शीर्ष प्लस दाब शीर्ष। इसको अगर उससे देखेंगे तो फार्मूले वही होते हैं, H = Z + P/ρg + v²/2g। जो एनर्जी में फार्मूले होते हैं वही फार्मूले हेड में भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बर्नौलीज प्रमेय। बर्नौलीज प्रमेय क्या होता है कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार अपरिवर्ती प्रवाह में निश्चित मात्रा की संपूर्ण ऊर्जा सभी बिंदुओं पर समान होती है, जबकि किसी भी कारण से ऊर्जा की हानि न हो। अर्थात बर्नौली प्रमेय के अनुसार ये कहा कि अगर स्टडी फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, किसी भी कहीं भी अगर अपरिवर्ती प्रवाह हो रहा है, तो उस पे किसी भी बिंदु पर अगर देखा जाए तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज, स्थितिज और दाब ऊर्जा तीनों का योग क्या होता है, समान होता है, जबकि कोई फ्रिक्शन अर्थात विस्कस फ्लो नहीं होना चाहिए। तो H बराबर क्या होगा, Z + P/ρg + v²/2g। ये बर्नौली का प्रमेय है, यही दाब शीर्ष भी है और यही गतिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह समीकरण बर्नौली समीकरण कहलाती है। बर्नौली प्रमेय की अपनी सीमाएं हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन है कि फ्लो अगर हो रहा है तो फ्लो का किस किस कंडीशन में होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक टॉपिक पर देख लेते हैं कि बर्नौली प्रमेय की अपनी सीमाएं हैं कि गतिमान अवस्था में द्रव प्रवाह अपरिवर्ती अर्थात स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य होना चाहिए। द्रव के घनत्व तथा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर और डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रवाहित द्रव वाले द्रव की किसी भी गति के काट सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। द्रव का प्रवाह अश्यान अर्थात नॉन विस्कस होना चाहिए।
तो ये लिमिटेशंस हैं फ्रेंड्स, ये लगभग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एक उसमें दे देगा, उसमें पूछेगा, तो ये सारे टॉपिक देख लेंगे। चलिए फिर हम लोग एक बार देखते हैं कि बर्नौली प्रमेय की सीमाएं क्या है कि गतिमान अवस्था में द्रव क्या होना चाहिए, अपरिवर्ती होना अर्थात स्टेडी फ्लो होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है द्रव के घनत्व और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्ती होने वाले द्रव की गति में किसी भी काट में सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। द्रव का प्रवाह नॉन विस्कस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, वेंचुरी मीटर अर्थात वेंचुरी मीटर देखते हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है कि वेंचुरी मीटर की सहायता से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा दर विसर्जन ज्ञात किया था। रेट ऑफ फ्लो इससे ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से कि किसी पाइप में अगर कोई द्रव फ्लो कर रहा है तो कितना बह रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। किसी भी स्थिति में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नत किसी में भी हो सकता है, अर्थात वेंचुरी मीटर किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं। इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं और वर्टिकल रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, इंक्लाइंड किसी में भी हो, समान ये फ्लो देता है। तो वेंचुरी मीटर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अभिसारी शंक्वाकार अर्थात कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप। दूसरा होता है कंठ मतलब थ्रोट। तीसरा होता है अभिसारी डाइवर्जेंट पाइप। तो चलिए फिगर्स दिया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये जैसे है अभिसारी अर्थात ये कन्वर्जेंट होता है, ये डाइवर्जेंट होता है, यहाँ थ्रोट होता है। फ्रेंड्स यहाँ से द्रव प्रवेश करता है, यहाँ पर द्रव निकलता है। प्रवेश करता है, इसका वेलोसिटी v1 प्रवेश करते समय रहता है, निकलता है जब वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये इसका कंडीशंस है कि वेंचुरी मीटर का, कि देख लेते हैं उसे हम लोग। चलिए इसका देख लेते हैं कि वेंचुरी मीटर प्रदर्शित किया गया है जिसमें अभिसारी नली के बड़े व्यास वाला सिरा मुख्य पाइप से जुड़ा हुआ है। यह सिरा वेंचुरी मीटर का प्रवेश कहलाता है। कंठ से जैसा अभी हम लोग फिगर्स में भी देखे, कंठ में अभिसारी कंठ कम व्यास वाला सिरा जुड़ा होता है। कंठ एक समान व्यास वाली छोटी नली होती है, इस दूसरे अभिसारी। तो इसका कंडीशंस, इसका फार्मूलेस का थ्योरीज क्या है उसको हम लोग मेन देखते हैं, और कुछ नहीं होता है। यदि मुख्य पाइप का व्यास टी है तो कंठ का व्यास t/3 होगा, से कम नहीं होना चाहिए। अभिसारी शंक्वाकार की नली का लंबाई लगभग 2.5 डी से अभिसारी शंक्वाकार नली की 7.5 रखी जाती है, अर्थात अभिसारी जो होता है अपसारी से छोटा होता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन से बनता है, हमेशा एग्जाम्स में आता है। चलिए आगे देखते हैं कि अभिसारी नली में द्रव में प्रवेश करने के बाद द्रव की गति बढ़ जाती है, अर्थात जैसे ही फ्लूइड अभिसारी नली में प्रवेश जैसे ही करता है गति बढ़ जाती है, लेकिन निकलते समय गति कम हो जाती है। के अनुसार माना कि प्रवेश का अनुप्रस्थ काट 1 और ये सब है। फ्रेंड्स मेन इसका फार्मूले जो है कि Q बराबर किसी भी काट पर लेंगे द्रव का विसर्जन, Q बराबर A1 V1 बराबर A2 V2। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, या इसी को और भी आधार पे लिख दिया गया है वेंचुरी मीटर की सहायता से, बर्नौली प्रमेय की सहायता से। P1/ρg बराबर माइनस P2/ρg बराबर V1² 2g V2² 2g। आगे क्या एनालिसिस किया गया है चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो इसमें देखते हैं कि P1 बराबर H मान लिए, तो दोनों सबसे कैलकुलेट किए, तो Q बराबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, लगभग यही हमेशा आता है कि Q बराबर A1 A2 बटे करड़ी में A1² माइनस A2² √2gh। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यही क्वेश्चन हमेशा आता है। या तो इन सबको हटा करके h अगर A1 A2 बटे करड़ी में A1² माइनस A2² करड़ी में A1² माइनस A2² √2g को अगर हम k मान लें तो √h अर्थात k के प्रोपोर्शनल होता है, तो k वेंचुरी मीटर कांस्टेंट भी मान लेते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे पूछा जाता है फ्रेंड, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF से आप आसानी से सारी चीज़ें एकदम सटीक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे वीडियो भी शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ऑरफिस प्लेट या ऑरफिस मीटर। ये क्या होता है कि एक छेद वाली प्लेट ऑरफिस प्लेट होती है जब इसका उपयोग द्रव का विसर्जन मापने में करते हैं, अर्थात इसका भी रेट ऑफ फ्लो अर्थात डिस्चार्ज मापने करते हैं।
ऑरिफिस मीटर कहलाता है। इसके द्वारा पाइपों में विसर्जन मापा जाता है। यह वेंचुरी मापी की अपेक्षा स्थान भी कम घेरती है। इसका मूल्य भी कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि माना कि कोई ऑरिफिस प्लेट है, माना उसका छेद का क्षेत्रफल A1 है, प्रवाहित द्रव के दाब का संपूर्ण शीर्ष H है, घर्षण हानि गुणांक C है, तो विसर्जन के लिए सूत्र क्या होगा इसका कि Q बराबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, हमेशा यही पूछेगा। Q बराबर CA2√2GH पे 1 - D2/D1/4 CA फिर से देख लेते हैं। Q बराबर CA2√2GH 1 - D2/D1/4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पिटाट ट्यूब। ये लगभग क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, पिटाट ट्यूब। तो पिटाट ट्यूब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ये एक यल के आकार की दोनों तरफ की खुली कांच की एक साधारण नली होती है। इसका उपयोग खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि ये एक एल के आकार की एक नली है जो दोनों तरफ, इस तरफ भी खुली है और इस तरफ भी खुली होती है। यल की ये 90 डिग्री पर बनी होती है। यहाँ से अगर देखेंगे इसका वाटर से जहाँ तक है इसकी ऊंचाई कैपिटल H है, इसकी ऊंचाई स्मॉल h है। पिटाट ट्यूब ये है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर लग रहा है। यहाँ से द्रव प्रवेश करता है, ये द्रव ऊपर तक जितना दूरी तक जाता है उसी के अनुसार इसका प्रवाह हम लोग नापते हैं। तो नीचे ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा है, नीचे देख रहे हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कंडीशंस और क्या कैसे नापते हैं हम लोग देखते हैं। ये चित्र के अनुसार देखते हैं। चित्र के अनुसार प्रवाह गति मापने के लिए एक छोटे से सिरे को प्रवाह के विपरीत तथा समांतर दिशा में रखते हैं। इसकी ऊर्ध्व भुजा में द्रव तब तक चढ़ता है जब तक कि द्रव का सिरा गतिज ऊर्जा को स्थितिज अर्थात द्रव तब तक, अर्थात जब द्रव प्रवेश करता है तब तक ये ऊपर, अर्थात यहाँ से द्रव प्रवेश करता है ये तब तक ऊपर तक जब तक ये स्थितिज ऊर्जा में न, स्थितिज ऊर्जा में जैसे ही बदलेगा यहाँ पर द्रव रुक जाएगा और वही इसकी रीडिंग हो जाएगी, अर्थात कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको उसी से ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स स्थिति में बदल जाती है। नली के मुख्य के पास परंतु बाहर बिंदु A पर ठीक मुख पर, परंतु नली के अंदर बिंदु B पर बर्नौली प्रमेय के अनुसार H बराबर V1 = V² 2GH प्लस H से H कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 2G इस तरफ आएगा तो V² बराबर 2G तथा C कांस्टेंट रूट और स्क्वायर उस तरफ गया तो करड़ी V²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका ये वेलोसिटी क्या होगा, उस समय वेलोसिटी ज्ञात किया जाएगा तो V बराबर C√2GH। अगर डिस्चार्ज ज्ञात करेंगे तो AV, अर्थात जो डिस्चार्ज ज्ञात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार AV अर्थात V ये वेलोसिटी हो जाएगा और A जो होगा वो पिटाट ट्यूब नली के एक तरफ का क्षेत्रफल है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल होते हैं, किसी एक तरफ का एरिया ले लेंगे तो डिस्चार्ज भी निकाल लेंगे। तो पिटाट ट्यूब का डिस्चार्ज और वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी जो कि हम लोग देख रहे हैं इससे निकाल लेंगे और डिस्चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा AV हो जाएगा। तो V वेलोसिटी हो गया और A जो होगा पिटाट ट्यूब के एक तरफ जो भी होगा शंक्वाकार नली अगर होता है तो एक तरफ का हम लोग जो एरिया है चाहे इस तरफ का एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे, वही एरिया दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो मेरा, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को यूज़फुल होगा तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिएगा, जो समझ में ना आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं दूंगा जो कि सटीक है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से सारी पढ़ाई आपकी फ्रेंड्स। और PDF अगर आप लोग देखना चाहें, PDF देख करके आप लोग 1-2 दिन पहले अगर पढ़ लेंगे तो सारी क्लियर कर लेंगे।